Jai Hind friends, today in this video we'll discuss another important topic for TBT BET examination, that is reaction kinetics. In this we will discuss what is order of reaction, what is zero order, what is first order, what is second order and what is nth order reaction. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी क्वेश्चन जो है पहले इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन में जो हम बात करते हैं रेट वर्ड की, तो रेट टर्म का मीनिंग होता है दैट समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है. ठीक है. और क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन में क्या होता है, यू नो दैट रिएक्शन में कोई एक, अगर हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखें जहाँ पर ए आपका रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है, तो ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में कन्वर्ट हो रहा है. ओके. जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो ए की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी और बी की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी. ठीक है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होगा और जो बी है उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होगा. तो दैट मीन्स रिएक्शन में आपका या तो कंसंट्रेशन में चेंज आता है या फिर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज आएगा. ओके. ऑफ अ कंपाउंड. ओके. तो रिएक्शन में क्योंकि या तो कंसंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज आ रहा है, तो ये चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके. एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं. लेट्स से ये जो हमने रिएक्शन लिया है, ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि जो ए और जो बी है, तो हम कंसीडर करते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियल जो कंडीशंस हैं वहां पर ए जो है वो आपका प्रेजेंट है लेट्स से 100 मोल्स. ओके. और बी जो है ये आपका 0 मोल्स है क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. ओके. और लेट्स से आफ्टर सम टाइम, लेट्स से आफ्टर 1 आवर, जो ए है इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, इसका जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं उनका नंबर हो जाता है 50 मोल्स. मोल्स क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. वो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23. और ये एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और ये या फिर आपके आयंस हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे नंबर काफी ज्यादा हो जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर यूज करते हैं. ठीक है. 50 मोल्स मतलब 50 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए. ओके. बी जो है, अब हम अगर हम कंसीडर करें कि 1 मोल ए से 1 मोल बी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो जितने मोल्स यहाँ पर आपके डिक्रीज होंगे कंपाउंड ए के, उतने ही मोल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे. या फिर हम चलिए इसको ले लेते हैं 2, यानी कि 1 मोल ए से 2 मोल बी प्रोड्यूस होता है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका -50 हुआ है. ठीक है. तो 50 डिक्रीज हो गया, यानी कि 50 मोल्स कम हो गए. अब हमें पता है 1 मोल से 2 मोल बी मिलता है, तो 50 मोल से हमें कितना मोल बी मिलेगा, इसका 2 टाइम्स, यानी कि 100 मोल्स यहाँ पर आपको बी के मिल जाएंगे. क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा. ओके. नाउ अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन है आपका इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये आपका कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में और इसको कितना टाइम लगा है चेंज को होने में. ठीक है. अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. ठीक है. और या फिर यहाँ तो हमने कंसंट्रेशन मेंशन किए, या फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेंशन कर सकते हैं कि लेट्स से कि कितना चेंज आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए में विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. तो दो तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर के टर्म्स में और कंसंट्रेशन के टर्म्स में. जब हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में करेंगे तो इसमें हमें कंसंट्रेशन की यूनिट यूज करनी पड़ेगी. तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है लाइक ग्राम पर ml. ठीक है. और डिवाइडेड बाई टाइम है. ठीक है. तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर सेकंड, सॉरी सेकंड आ जाएगा. ठीक है. और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ग्राम पर ml पर सेकेंड. आई होप इट इज क्लियर. तो ये यूनिट होती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की. तो यहाँ तो हमने ग्राम पर ml में लिया है, तो ये ऐसे भी हो सकता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. और या फिर मोल्स के टर्म्स में देखें तो हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ओके. तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये मास है, ये वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम. ठीक है. ये मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मोल्स नंबर, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. यूनिट वॉल्यूम और यूनिट टाइम का मीनिंग होता है यूनिट वॉल्यूम एंड यूनिट टाइम. यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसकी यूनिट 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है. इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, बट यूनिट कोई भी हो सकती है वॉल्यूम की कोई भी यूनिट, लाइक ये आपका लीटर हो सकती है, ये आपका ml हो सकती है, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, ये आपका मीटर क्यूब हो सकती है, कोई भी यूनिट वॉल्यूम की, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1, दैट इज यूनिट वॉल्यूम. ओके. और यूनिट टाइम भी सिमिलरली मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. बाकी आप इसकी यूनिट सेकंड रखें, चाहे मिनट रखें या डे रखें या आवर रखें. ओके. यहाँ पर क्या है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन में जो यूनिट है वो क्या है, आपका कितना मास है. ठीक है. पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो ये पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर जो हमने मेंशन किया ये पर ml में कितना है, 1 ml में कितना है, और पर यूनिट टाइम यानी कि यहाँ पर 1 सेकंड में कितना है, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ है. ठीक है.
तो ये डिस्क्राइब कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कि 1 सेकंड में 1 ml वॉल्यूम में कितना ग्राम चेंज आया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो वैसे आप इसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखेंगे तो आप इसको बोलेंगे कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, ग्राम पर ml में कितना चेंज आया है पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में, ठीक है, या फिर 1 मिनट में या फिर 1 आवर में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोल्स में कितना चेंज आया है 1 लीटर में 1 सेकंड में। ओके, नाउ जब हम लेकिन हम नंबर की बात करेंगे, जब हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर्स की यूनिट इससे भी सिंपल हो जाएगी, वहाँ पर वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। तो नंबर में क्या होगा, नंबर की यूनिट होती है मोल्स और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये यहाँ पर सेकंड है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो मोल्स पर सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए ये यूनिट होगी क्योंकि यहाँ पर नंबर की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर भी जो हमने मेंशन किया है इसमें, यहाँ पर भी क्या है आपका, हमने मोल्स में रिप्रेजेंट किया है इसको, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसका फॉर्मूले को यूज़ करके अगर हम फाइंड आउट करें कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन या फिर आप बोलिए रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन, रेट ऑफ सबस्ट्रेट या फिर आप रिएक्टेंट बोल सकते हैं, रेट ऑफ ए कंजम्पशन लिख देते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ ए कंजम्पशन, बिकॉज क्योंकि इसके जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल एन ए डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है। तो कितना चेंज आया तो आप देख सकते हैं आपका फाइनल है 50 मोल, इनिशियल कितना था 100, तो ये हो गया 50 माइनस 100 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है इसको 1 आवर लगा है, तो 1 आवर। सो और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है मोल्स। ओके, सो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 50 मोल्स और ये आर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी इसकी पावर, तो पर आर। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया माइनस माइनस क्यों आया, बिकॉज क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो सॉरी जो ए के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज हो रहे हैं इसके नंबर। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 50 मोल पर आर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप रेट ऑफ बी प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं कि बी का रेट ऑफ जनरेशन क्या है। तो वहां पर इसमें कितना चेंज आया, इसमें 100 मोल चेंज आया और कितने टाइम आया 1 आवर में आया, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 100 मोल्स पर आवर। ओके, तो ये है आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। क्लियर है। तो रिएक्शन में कोई भी एक मॉलिक्यूल की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो हमने यहाँ पर देखा ए के लिए जो हमने फाइंड आउट किया वो है 50 मोल्स पर आवर और बी के लिए जो हमने फाइंड आउट किया वो है 100 मोल्स पर आवर, तो वो चेंज इसमें आ रहा है। हम इसे कंसंट्रेशन की टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें वॉल्यूम पता हो कि जो वॉल्यूम कितना है। तो अगर हम कंसिडर कर लें कि ये जो हमने कंडीशन एज्यूम की है, ये रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट है आपका लेट्स से 1 लीटर में प्रेजेंट है ये आपका रिएक्शन वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये 1 लीटर में प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले देखिए ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी 100 मोल्स और ये कितने लीटर में प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो डिवाइडेड बाई 1 लीटर। ऐसे तो फाइंड आउट करेंगे आप कंसंट्रेशन, ठीक है, कि कितने मोल्स हैं या फिर कितने ग्राम है डिवाइडेड बाई कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन। और ये जो स्पेसिफिक यूनिट है मोल्स पर लीटर, ये इसको मोलैरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या है 100 मोलर, ठीक है, क्योंकि मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी, ये आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली ये क्या है, ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन, इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 50 मोलर, या फिर आप कह सकते हैं 50 मोल्स डिवाइडेड बाई 1 लीटर दैट इज इक्वल्स टू 50 मोलर, ठीक है, यानी कि मोलैरिटी। ओके, सो अब हम इसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो अब हमारा कितना है 100 और ये आपका 50 है, तो यानी कि 100 मोल माइनस 50 मोल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका टाइम कितना है 1 आवर। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं बाहर माइनस लगाता हूँ बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पर ये आपका इनिशियल माइनस फाइनल करूँ, जबकि होता क्या है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस 50 मोलर। अगर मोलर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर और ये आर ऊपर जाएगा तो पर आर, ठीक है। तो ये हमने टर्म्स कंसंट्रेशन की टर्म्स में फाइंड आउट किया। ओके, अब इस यूनिट से एक बेनिफिट और है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सी, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर तो आपने देखा कि माइनस 50 मोल्स पर लीटर पर आर, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो है 1 लीटर के लिए, यहाँ पर ये कितने लीटर के लिए, ये 1 लीटर के लिए है। बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 2 लीटर वॉल्यूम के लिए क्या होगा, 2 लीटर वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना चेंज आ रहा है, 1 लीटर में चेंज आ रहा है आपका 50 मोल्स, तो 2 लीटर में कितना आएगा 2 × 50 यानी कि 100 मोल्स चेंज आएगा कितना, किसमें आपका 2 लीटर वॉल्यूम में, और कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि ठीक है आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि तो मेरा जो वॉल्यूम था वो 2 लीटर था, ये तो फॉर्मूला तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम बनाते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। मेरा जो वॉल्यूम था 2 लीटर था, उसके लिए आपने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि 5 आवर्स में कितना चेंज आएगा, ठीक है, किसमें 5 आवर्स में कितना चेंज आएगा। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये किसके लिए, पर आवर, यानी कि 1 आवर के लिए है, पर आवर मीन्स 1 आवर के लिए, और मुझे फाइंड आउट करना है 5 आवर्स के लिए। तो 1 आवर के लिए कितना है 50 मोल्स, ठीक है, और बट हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया 2 लीटर के लिए, तो 2 लीटर के लिए हमने देखा कि 100 मोल्स पर आवर है, ठीक है। तो ये जो 1 आवर में कितना आ रहा है 100 मोल्स का चेंज आ रहा है, तो 5 आवर्स में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 500 मोल्स
ये आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है, टोटल। अब R यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आपने 5R से मल्टीप्लाई किया तो R से पर आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमने 2 लीटर से मल्टीप्लाई करी तो लीटर से पर लीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट हमें लीटर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम के लिए और ज़्यादा टाइम में कितना चेंज आएगा उसकी जो उसकी कंसंट्रेशन है या फिर उसका जो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर के ऊपर फोकस किया, ना कि कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन तो ये है आपकी मोल्स पर लीटर, तो इसमें सिर्फ आप टाइम के लिए फाइंड आउट करते, लाइक 5 आवर्स में कितना चेंज आएगा, तो 1 आवर में कितना चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में 50 मोल्स पर लीटर, तो 5 आवर्स में कितना आएगा, 5 × 50 दैट विल बी 250 मोल्स पर लीटर का चेंज आएगा आपका, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की टर्म्स में। बट ये जो हमने अभी आपको कैलकुलेशन शो की है, ठीक है, ये जो भी मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, ये है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ओके। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो यूज़ बताया है कि आप अगर 1 आवर का पता है तो आप 5 आवर्स का निकाल सकते हैं, आपको 1 लीटर वॉल्यूम का पता है तो आप 2 लीटर के लिए निकाल सकते हैं, ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट, सेकंड और जो हायर ऑर्डर्स हैं उसमें आप ये यूज़ नहीं कर पाएंगे मेथड, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जो भी हमने फाइंड आउट किया है, ये जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि आखिर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और बाकी जो हायर ऑर्डर्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए, ओके। तो अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट, जब हम बात करते हैं रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन, तो रेट ऑफ लेट्स से सबस्ट्रेट कंजम्पशन, ओके। सो इन्हें हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किसे, डिफरेंशियल टर्म्स में, लाइक ds/dt, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो जब भी हम रेट वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ हम ये टर्म यूज करते हैं d/dt, क्लियर, ये आप याद रखिए, ठीक है। और अगर लेट्स से हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करनी है तो उसका रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे dp/dt, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d/dt जहां भी लग जाएगी तो इसका मतलब होता है रेट, ठीक है। इसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं लेट्स से रेट ऑफ ग्रोथ काइनेटिक्स ऑफ सेल, ओके। तो उसमें क्या आ जाएगा, dx/dt, ठीक है। तो इस तरीके के हम टर्म्स मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि रेट है, ठीक है। बट इसमें एक और भी होता है, जैसे यहाँ तो हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ चीज़ें पोजीशन के साथ चेंज होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर पोजीशन के साथ चेंज होता है, और कंसंट्रेशन, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन एक पोजीशन पे कुछ होगी, दूसरी पोजीशन पे कुछ होगी, तो वो पोजीशन के साथ वहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जब कोई चीज़ पोजीशन के साथ चेंज होती है, जैसे कि लेट्स से हम बात करें टेम्परेचर की, तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे इसे बोलते हैं, जब कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं रेट, बट अगर कोई चीज़ पोजीशन के साथ चेंज होती है तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस अज्यूम कि कोई कंपाउंड है A, ठीक है, और उसकी जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसके लिए हम रेट इक्वेशन फाइंड आउट करें, ठीक है। सो रेट क्या हो जाएगा उसका, dCA/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो रेट है ये आपका इंडिपेंडेंट है किसके, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ A के, इंडिपेंडेंट है मतलब कि जो कंसंट्रेशन है A की उसकी पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 0 का मतलब हो जाता है अगर आप किसी भी नंबर की पावर 0 कर देते हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये 1 के इक्वल है। तो दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन, जो ए की जो कंसंट्रेशन है उसके, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो dCA/dt, सो इसमें ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, d/dt क्या है, मैंने आपको बताया ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप ऐसे रीड करेंगे, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन जो है ए की जो खुद की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली आपका कितना है आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, और वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो रेट है वो क्या होगा रिएक्शन का। बट सम केसेस में ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो उस केस में ये आपका dCA/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि स्क्वायर टाइम्स डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए की, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल चेंज आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए में, अगर स्मॉल चेंज आएगा तो रेट में काफी ज्यादा चेंज आएगा, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी दैट मीन्स चेंज जो है उतना ड्रास्टिक आपको मिलेगा, क्लियर। इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे तो वहां पर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो वहां पर जैसे यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करा वो उस केस में उसके क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सिमिलरली nth ऑर्डर में जो पावर है डिपेंडेंसी की, ठीक है,
कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन के ऊपर डिपेंड करे। तो एन आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जो भी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये है आपका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर काइनेटिक्स। जब हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की, तो बायोकेमिकल रिएक्शन या तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, या फिर मिक्स्ड में आएगा आपका जैसे माइकल्सन मेंटन काइनेटिक्स, ठीक है, एंजाइम की। वहां पर आपका जीरो ऑर्डर भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो बिल्कुल इजी टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये आपने स्टडी किया होगा, पहले इक्वेशंस सॉल्व करना। तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है की, क्लियर। और क्योंकि ये सी ए की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी। दैट मीन्स के यहाँ पर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। सो dCA ओवर dt इज इक्वल्स टू k, यानी कि ये कांस्टेंट के इक्वल है। अगर कोई चीज कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, चेंज ना हो जिसकी वैल्यू। तो दैट मींस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट है वो फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता है। और इसीलिए जो इसकी वैल्यू आएगी, इससे आप हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम 10 लीटर है या फिर जो टाइम है 5 आवर्स हो गया, 10 आवर्स हो गया, तो उसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल में सॉल्व करके बताया। तो वो सिर्फ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट है। बट जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये जो रेट है dCA ओवर dt, यहाँ पर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर भी ये कांस्टेंट रेट रिड्यूस होगा जिसको हम रेट कांस्टेंट ही बोलेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा CA। नाउ यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि ये अब जो रेट है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरी करेगा, ठीक है। और वेरी करेगा क्यों और किसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, ये जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज होगी वैसे वैसे ये जो रेट है ये भी आपका क्या है, चेंज होगा। तो ये फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए जो प्रीवियस कैलकुलेशन मैंने आपको शो की थी वो आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम फॉर्मूला भी ड्राइव करके आपको दिखाएंगे। देन यहाँ पर हम बात करेंगे dCA बाई dt, तो इसमें आपका dCA बाई dt इक्वल्स टू के, यहाँ पर क्या हो जाएगा CA स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप इसको करेंगे तो dCA ओवर dt इज इक्वल्स टू के CA की पावर n। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ये सेकंड स्टेप भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। किसी भी रेट इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगी, और उसमें 3 चीज़ें क्या होती है, एक होता है आपका रेट, फिर जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है तो आप उसको ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स, और एक होता है इसमें रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ओके। आप कोई भी रेट इक्वेशन देख लीजिए, जैसे कि हम बायोमास ग्रोथ रेट की बात करें, बायोमास ग्रोथ रेट में क्या होता है, dx बाई dt इक्वल्स टू न्यू x, ठीक है। और dx बाई dt को हम rx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा होगा बायो प्रोसेस में। तो इस इक्वेशन में भी 3 चीजें हैं, इस इक्वेशन में रेट है, ओके, और इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट, और इसमें ड्राइविंग फोर्स है x, बायोमास, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें, आप देखें रेट, ये तो हो गया जैसे बायोमास ग्रोथ के लिए। इसी तरीके से सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में भी जो इक्वेशन है उसमें भी आपको तीनों चीजें मिलेंगी। अगर हम बात करें मास ट्रांसफर रेट की, ऑक्सीजन मास ट्रांसफर रेट, तो उसमें आपको KLA विद इन ब्रैकेट CL स्टार माइनस CL, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी रेट इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, रेट ऑफ मास ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आपका रेट है यहाँ पर, फिर ये जो KLA ये आपका रेट कॉन्स्टेंट है, और ये जो CL स्टार माइनस CL ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है। नाउ कमिंग बैक टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एक बार इनकी यूनिट्स भी फाइंड आउट करके देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स आप देखेंगे कि ये जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट फिक्स नहीं है, इसकी यूनिट जो हमारे जितने भी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हैं अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उन सब में डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या है, एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं। तो यूनिट फाइंड आउट करने का क्या सिंपल तरीका है, जैसे कि आप देखें सबसे पहले हम इसकी यूनिट पुट करते हैं dCA बाई dt। तो ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन है, नीचे क्या है, टाइम है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन की यूनिट ले लें मोल्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है, मोलैरिटी है, डिवाइडेड बाई टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड, इक्वल्स टू के। और यहाँ पर बाकी के साथ कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन्स के की यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट सेम हो जाएगी, दैट इज मोल पर लीटर और पर सेकंड। तो ये यहाँ पर इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट है यहाँ पर, ये क्लियर। बट जब हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में तो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर dCA ओवर dt। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल इजीली आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि इनको रटना नहीं है, अगर आप इन चीज़ों को रटेंगे तो आप जो है एग्जाम में ये सारी चीज़ें भूल सकते हैं। आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे, इसलिए आपको मेथड पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन है ऊपर, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल
पर लीटर। तो 1 डे में नहीं आएंगी ये चीज़ें, ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी। तो ये हो गया पर सेकेंड इक्वल्स टू के, जिसकी हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है। और अगेन यहाँ पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पर लीटर। ओके, नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सॉरी पर सेकंड नहीं सेकंड है, तो क्योंकि नीचे टाइम है, तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, के की यूनिट आ जाएगी यहाँ पर सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो के की यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं बायोमास ग्रोथ रेट की, ठीक है, तो इसमें आपने देखा इसमें जो ये जो न्यू है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकंड होती है। इसी तरीके से जब आपने देखा होगा जब आप सबस्ट्रेट कंजम्पशन रेट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है QS, इसकी भी यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। जब हम बात करते हैं आपका रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर जो आपका ये जो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट आता है वो है QP, और इसकी भी यूनिट क्या है, पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनकी यूनिट होती है पर सेकंड, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे। सो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी हमें के की फाइंड आउट करनी है, तो अगेन इसकी वो सेम आ जाएगी, यहाँ तो इसकी मोल पर लीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है, रेट की इक्वल्स टू के, इसकी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर एक है स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया मोल पर लीटर का स्क्वायर, क्लियर। अब अगर हम यहाँ से के की फाइंड आउट करेंगे तो के हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर का स्क्वायर। अब ये यहाँ पर स्क्वायर, इसको हमने पहले डिवाइड में भेजा, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, तो ये जो पावर स्क्वायर है अब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड मोल पर लीटर, और ये जो पावर है ये जाएगी -2। ओके, तो मैं बहुत ही आपको सारे स्टेप यहाँ पर राइट करके आपको शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर पावर 1 है, ये -2 है, तो 1 - 2 इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 पर सेकेंड। और अगर आप इसे भी ओपन करना चाहें तो ये हो जाएगा, वैसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा मोल पर मोल, और ये हो जाएगा लीटर, ठीक है, पर सेकेंड। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा जब हम फाइंड आउट करेंगे फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। nth ऑर्डर के लिए भी आप डायरेक्टली जो है इस स्टेप से ये जो हमने स्टेप किया है, ठीक है, इस स्टेप को आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको nth ऑर्डर के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k इक्वल्स टू फॉर nth ऑर्डर क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर के लिए हो जाता है मोल पर लीटर की पावर। अब पावर क्या होगी इसकी पावर आपने देखा कि जो 1 थी माइनस जो आपका ये -2 क्या है, ये आपने देखा ये स्क्वायर था, ठीक है, तो वो माइनस हो गया। तो यानी कि ये जो पावर n है, अगर इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 - n, ठीक है, ये तो हमने किया 1 - 2 किया है, यहाँ पर 2 क्या था, 2 इसकी पावर थी, तो यहाँ पर भी मैंने सेम किया 1 - n कर दिया है, ठीक है। और पर सेकंड यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपकी किसके लिए हो गई, ये हो गई आपकी किसी भी nth रिएक्शन के लिए, nth ऑर्डर के लिए। तो आप यहाँ पे Q के लिए फाइंड आउट करना चाहे तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए, स्क्वायर के लिए फाइंड आउट करना चाहे तो 2 रख दीजिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना चाहे तो इसकी पावर यहाँ पे 1 रख दीजिए। अगर इसकी हम पावर 1 रख देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, और यूनिट क्या आ जाएगी, पर सेकंड, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने देखा इसकी यूनिट क्या है, पर सेकंड है। आई होप इट इज क्लियर। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। और अगर आप 0 ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो n की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्लियर। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसमें यूनिट जो है इनकी आपको क्लियर कर दी है। नाउ इससे रिलेटेड जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है 0 फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से, वो है इनके फॉर्मूला ड्राइव करना, ठीक है। और अगर एक बार आपने फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लिया तो बायो प्रोसेस में आप जितनी भी रिएक्शंस देखेंगे उन सब में या तो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है। तो वो जो हम डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे वो सभी डेरिवेशंस आप एज इट इज वहाँ पर यूज कर सकते हैं उन बाकियों के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी जो हम फर्स्ट ऑर्डर में काइनेटिक्स में हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन, वो सेम मेथड आप यूज कर सकते हैं बायोमास ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और जो सबस्ट्रेट के लिए जो है और प्रोडक्ट के लिए, सबके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका बायोमास ग्रोथ रेट है, सबस्ट्रेट कंजम्पशन रेट है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम एंजाइम में भी देखेंगे कि वहाँ पर मिक्स्ड होता है। तो सबसे पहले हम 0 ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने देखा कि जो आपका रेट है dCA/dt, ये किसके इक्वल था, ये रेट कांस्टेंट k के इक्वल था, ठीक है। अब अगर हमें इसे इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका होता है, इंटीग्रेशन उसका होता है जिसके साथ ही डिफरेंशियल लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल सी के साथ लगा हुआ है और टाइम के साथ लगा हुआ है, तो इन दोनों का ही इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सो इससे पहले हम इनको टाइम को साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा dCA का इक्वल्स टू k, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा dt का, ठीक है। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन सिर्फ उसी का होता है जिसके साथ डिफरेंशियल लगा होता है। तो यहाँ पर CA के साथ है तो इसका करेंगे, और यहाँ पर टाइम के साथ है तो इसका करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई CA वगैरह कुछ है नहीं, यहाँ पर टाइम भी नहीं है, तो सिंपली इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा,
क्लियर। बट पहले हम इनकी लिमिट्स भी रख लेते हैं। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर लिमिट भी यूज करनी होती है। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन की लोअर लिमिट होगी इनिशियल कंसंट्रेशन और इसकी अपर लिमिट होगी इसकी फाइनल कंसंट्रेशन। इसी तरीके से टाइम की लोअर लिमिट 0 ले लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम 0 ले रहे हैं और फाइनल टाइम हम कंसिडर कर लेते हैं t। तो t टाइम पर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन CF है और 0 टाइम पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो CI है। तो इस तरीके से हम लिमिट पुट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल हो गया तो सिंपली क्या बच गया हमारे पास, CA बच गया है। तो इसकी जगह पर एक बार हम लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट रखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली टाइम के साथ करेंगे तो टाइम यहाँ से 0 से t। अब आप देखिए एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हो जाएगा CAF माइनस CAI इक्वल्स टू K और यहाँ पर हो जाएगा t माइनस 0, क्योंकि t अपर लिमिट है, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे दोनों को माइनस। तो यहाँ से आपका सिंपल इक्वेशन बन गया CAF माइनस CAI इक्वल्स टू KT। तो ये है आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड पता होना चाहिए। एक बार आपने ये प्रैक्टिस कर लिया कि कैसे ड्राइव होगी तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा इसको सॉल्व करने मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे और आप जल्दी से इसको कर लेंगे। ठीक है, और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि कितने फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, आप सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया जीरो ऑर्डर के लिए। और इस केस में अगर आपका हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो सबस्ट्रेट के केस में आपका फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। सो उसके लिए कई बार हम क्या है नेगेटिव साइन यहाँ पर जो मतलब जब हम सबस्ट्रेट के लिए फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में स्टार्टिंग में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो अगर मैं माइनस साइन बाकियों में भी अगर इस पूरी इक्वेशन में लेकर के जाऊँ तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया। अब इस नेगेटिव को अगर हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा और अभी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए, अब ये हमने बनाई है फॉर सबस्ट्रेट कंजम्पशन। अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो जो इसका वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको बस ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें यूज करना पड़ेगा अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें। और अगर हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे होते तो नेगेटिव साइन लगाने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस केस में फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से ज्यादा ही होती है, तो जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका अगेन dCA/dt, और ये डेरिवेशन आपने काफी किया होगा क्योंकि ये आपने जो सेल ग्रोथ काइनेटिक है उसमें भी यही डेरिवेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा K इंटू T नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। ठीक है, सो इसके लिए भी हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके साथ डिफरेंशियल लगा होता है, ये D लगा होता है, उसी का हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो किसका होगा, CA का। ठीक है, और यहाँ पर भी C है, तो पहले इनको एक साइड लेकर के आना पड़ेगा। तो हम इसे पहले एक साइड ले आएंगे इक्वल्स टू K और dt को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अगेन लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे और यहाँ पर 0 से लेकर के t। नाउ इसमें अब ये जो इसका जो इंटीग्रेशन है इसका फॉर्मूला है 1/x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वल्स टू होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, सिर्फ यही एक पावर है x की, तो x की यहाँ पर क्या पावर है 1/x में, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर -1। अगर x की पावर -1 लिखा हुआ है या 1/x लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप नेचुरल लॉग x यूज करेंगे। अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है x की पावर n का, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये आपको पता होगा। ठीक है, बट सिर्फ ये केस है जहाँ पर x की पावर -1 होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हम ये नेचुरल लॉग x यूज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर CA क्या है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो दैट मीन्स ये कंडीशन बन जाएगी, तो वहाँ पर हमें नेचुरल लॉग यूज करना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ CA, ठीक है, बाहर लिखेंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इक्वल्स टू K, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम की पावर 0 से t। अगर कोई भी ना हो, यहाँ पर t नहीं है ना, तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करते हैं, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि t की पावर 0 है, और जब हम t की पावर 0 एज्यूम करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कोई भी पावर हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 0+1 इज इक्वल्स टू t। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है t, तो इसका ये मीनिंग होता है कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल कैंसिल करने का मतलब है कि यहाँ पे हमने 0 पावर कंसिडर किया। ओके, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर टाइम, तो ये आपका आ गया है। और एक बार फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ln_CAF माइनस ln_CAI इक्वल्स टू K, और यहाँ पर t-0। ओके, अब नेचुरल लॉग का एक फॉर्मूला होता है, अगर ये सब्ट्रैक्शन में है तो आप इसे डिवाइड में ले सकते हैं, और प्लस में है तो मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम इसे डिवाइड में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा CAF डिवाइडेड बाई CAI इक्वल्स टू KT। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको थोड़ा जाना पहचाना भी लग रहा होगा, ये आपने देखा होगा XF डिवाइडेड बाई XI इक्वल्स टू न्यू T। तो ये है बायोमास ग्रोथ रेट के लिए। ठीक है, सेम है ना पूरा डेरिवेशन।
तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अगर आपको डेरिवेशन पता है तो आप इसे जहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है उसका जो इक्वेशन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों साइड, अगर यहाँ भी एक्सपोनेंशियल ले लें और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल ले लें, तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये जो नेचुरल लॉग है उसको कैंसिल कर देता है, मतलब अपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के। जैसे आपको पता है कि स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, ठीक है। सिमिलरली नेचुरल लॉग का अपोजिट एक्सपोनेंशियल है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स एफ अपॉन एक्स आई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ न्यू टी, और यहाँ से आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया होगा, आपको याद भी होगा, एक्स आई प्लस ई की पावर न्यू टी। ओके, सो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, या आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। फिर है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर आपके बायो प्रोसेस या जो हम रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं उसमें नहीं है, ठीक है, बट इसको मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जल्दी से, बट आपको इसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर। इसी तरीके से nth पावर के लिए भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगेन आपको एक साइड लेकर के आना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी सी ओवर सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू के डी टी। फिर यहाँ पर भी आप रखेंगे इनिशियल एंड फाइनल, और यहाँ पर 0 से लेकर के t टाइम के लिए। आफ्टर दैट अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी ए की पावर -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा तो बाकी पावर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूंगा तो ये हो जाएगा सी ए की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और बाहर इसकी लिमिट आ जाएंगी सी ए आई और सी ए एफ इक्वल्स टू के, और यहाँ पे t -0 क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा सी ए की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 सी ए आई सी ए एफ, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 तो बाहर आ जाएगा ओवर 1 ओवर सी ए, क्योंकि -1 का मतलब क्या होता है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसकी लिमिट लिखेंगे अगेन सी आई से सी ए एफ। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 ओवर सी ए एफ -1 ओवर सी ए आई, बाहर नेगेटिव साइन इक्वल्स टू के इंटू टी। क्लियर है। अब नेगेटिव साइन को आप दूसरी तरफ भेज दीजिए चाहे तो, वो आप देख सकते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है इसमें हमने देखा कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनका जो रेट कांस्टेंट है उनकी यूनिट्स डिफरेंट है, और उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है इनका डेरिवेशन भी देखा है, ठीक है, कि इनसे हमने इक्वेशन भी फाइंड आउट की है। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे यूज होंगी जो अभी हम आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन is the unit of rate constant and the rate of reaction the same। तो rate of constant और rate of reaction दोनों की यूनिट सेम है। तो rate of reaction हमने जब देखा था, rate of reaction इसमें हमने इक्वेशन लिखी थी dCA/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपका किसके इक्वल बता रहे हैं, ये रेट कांस्टेंट के इक्वल बता रहे हैं, के यूनिट तो तभी सेम होगी ना जब दोनों से इक्वल होंगे, ठीक है, अदरवाइज यूनिट सेम नहीं होंगी। तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कब सेम होती है, रेट कांस्टेंट की, तो ये तब सेम होती है जब ये दोनों इक्वल होते हैं। और ये दोनों किस इक्वेशन में, किस ऑर्डर में इक्वल होते हैं, जब यहाँ पर सी ए की पावर 0 होती है तब ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सी ए की पावर 0 हो गई है, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ ए के, तो दैट मीन्स ये क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। The next question is calculate the overall order of reaction which has rate expression। तो आपको रेट गिवन है, और यहाँ पर इन्होंने दो कंपाउंड जो है कंसिडर किए ए एंड बी, ठीक है, तो जिसके ऊपर आपका रेट डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना हो तो इसमें जो इनकी पावर है उन्हें आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 3/2, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो बेस सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 4/2 एंड 2 × 4। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो पावर है ये क्या है, ये 2 के इक्वल है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, इन दोनों की कंबाइंड। ओके, तो 2 के इक्विवेलेंट है तो वो क्या है, आपका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर आपके दो डिफरेंट थे, ए और बी दो कंपोनेंट दिए हुए थे, तो दोनों की जो पावर है उनको आपको ऐड कर देना। इससे ज्यादा भी होंगे तो उनकी पावर को ऐड कर दीजिए। द नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज, ये हमने अभी फाइंड आउट करके आप लोगों को बताया, ठीक है। एक बार और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपकी बार खुद से ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन क्या है। तो dC/dt और CA की पावर n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी, इसकी यूनिट होती है मोल, और यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने मोल लिया है, पर लीटर लिया, तो इन्होंने कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की फॉर्म में लिया है, तो मोल पर लीटर। ओके, और टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा, ऊपर जाएगा तो पर सेकंड हो जाएगा, इक्वल्स टू के, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर होगी, और इसकी पावर क्या है, n है। तो यहाँ से हमें के की यूनिट फाइंड आउट करें तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आप इसको रट लेंगे तो ये आपको याद नहीं रहेगा, बट अगर आपको ये कैलकुलेशन आती है करनी तो आपको आप इसे इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर n। अब ये पॉजिटिव है पावर n, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू मोल पर लीटर। मैं आपको सारे स्टेप यहाँ पर शो कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो ये क्या बेस सेम है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये सॉरी माइनस n, क्योंकि ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा 1 और ये माइनस n, तो माइनस n, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये यूनिट है किसकी, nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट की। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये से मैच कर रही है। क्लियर है? तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन। तो प्लॉट कब होगा स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हमें बताना। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जब हम ग्राफ प्लॉट करें कंसेंट्रेशन का वर्सेस टाइम। तो अभी देखिए हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करी। जीरो ऑर्डर में हमने जो इक्वेशन ड्राइव करी वो थी आपकी CAF माइनस CAI इक्वल्स टू K इंटू टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ CAF के लिए फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस का CAI उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो CAI प्लस K इंटू टी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब ये जो इक्वेशन है ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैच करती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जहां पर y क्या एक वेरिएबल है, ठीक है, m एक कांस्टेंट है, x अगेन वेरिएबल है, c अगेन कांस्टेंट है। ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कि y वाई एक्सिस पे कहां पर कट करेगी लाइन, ये उसको बता दो। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर कोई और शेप होगी तो उसकी अलग इक्वेशन होती है, जैसे पैराबोला की होती है y इक्वल्स टू x की पावर n, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये आपको देखना होगा कि किस शेप का ग्राफ है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी इक्वेशन से उसको मैच करना है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी मैच कर रही है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। कैसे देखिए, यहाँ पर y एक वेरिएबल है, सिमिलरली CF भी क्या एक वेरिएबल है। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये CAI क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होती है, नहीं चेंज होती है, तो ये क्या है कांस्टेंट है। और आप देख सकते हैं ये जो C है यहाँ पर ये भी अकेला है और ये भी एक कांस्टेंट है, दैट मींस ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द नेक्स्ट इज x। x क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है और ये किसके साथ है, कांस्टेंट के साथ है, m के साथ। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पर टाइम, टाइम क्या है एक वेरिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती है, और ये किसके साथ है, कांस्टेंट के साथ है। वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट की है। ठीक है, तो दैट मींस ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट में जो आपका स्लोप है ये कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k को। तो अगर कांस्टेंट अकेला है तो वो इंटरसेप्ट है, और अगर वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मींस आप देख सकते हैं ये इक्वेशन मैच हो गई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें इसके लिए तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा CI, यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन हो गई y एक्सिस पे, और ये आपका टाइम हो गया इस डायरेक्शन में। क्लियर, और ये इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, k। क्लियर है, तो ये आपका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट CAI है, बट ये किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यानी कि ये जो ग्राफ है ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, बट कब देगा, जब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, क्योंकि ये फॉर्मूला जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ मैच कर रहा है। बट हमें पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के साथ मैच नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट है 1/a वर्सेस टाइम। ये हमने सेकंड ऑर्डर में देखा था। अभी ये आपने देखा जो हमने सेकंड ऑर्डर के लिए जो हमने ड्राइव करी थी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, उसमें इक्वेशन क्या आई थी, उसमें इक्वेशन आई थी 1/CAF माइनस 1/CAI इक्वल्स टू KT। ठीक है, या माइनस KT था आई थिंक। ओके, तो उस केस में ये इक्वेशन आपको मिल रही थी। तो उस केस में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/CAF इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा CAI माइनस KT। अगेन ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी, y इक्वल्स टू ये इंटरसेप्ट हो जाएगा तो c प्लस mx। तो ये अगेन आपका x हो जाएगा, ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, और ये आपका y हो गया। तो ये जो 1/CA है तो इसका भी ग्राफ आपका यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। ये इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/CAI इनिशियल, और ये y एक्सिस पे 1/CA हो जाएगा, ये आपका टाइम हो जाएगा और इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ नेगेटिव साइन है तो स्लोप आपका नेगेटिव है। ठीक है, बट ये मैंने पॉजिटिव स्लोप बना दिया तो इसका स्लोप कुछ इस तरीके से बनेगा, इस लाइन का नेगेटिव स्लोप आए। ठीक है, माइनस k है ना, तो नेगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है, तो इसका स्लोप इधर बना लीजिएगा। बट ये डिपेंड करता है कि हमारा सबस्ट्रेट है या प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की डिक्रीज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। बट ये जो है लाइन ये किसके लिए, फोर्थ सेकंड ऑर्डर के लिए वैलिड होती, बट ये इसके लिए वैलिड नहीं है। देन आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड है आपका नेचुरल लॉग वर्सेस टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हमने इक्वेशन ड्राइव करी है वो है ln xf माइनस ln xi इक्वल्स टू न्यू टी। बाय मास के लिए मैंने लिख दिया है, बाकी आप CA के लिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके केस में अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ln xf इक्वल्स टू ln xi प्लस न्यू टी। और कंसंट्रेशन के लिए लिखो तो CAF इक्वल्स टू CAI प्लस न्यू टी। सॉरी, यहाँ पर k कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, अगेन ये y से मैच कर रहा है, ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये आपका रेट कांस्टेंट हो जाएगा, m स्लोप हो जाएगा मतलब। ठीक है, और ये आपका x एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर यानी कि अगर हम नेचुरल लॉग का ग्राफ बनाएं
x का टाइम के साथ, तो यहाँ पर ये इस तरीके से मिलेगा, ये हो जाएगा ln xi, क्लियर है। और इसका स्लोप हो जाएगा k, और x की बात करें तो ये हो जाता है न्यू, ठीक है। तो ये तो आपने देखा है बायोमास सेल ग्रोथ काइनेटिक्स में, ठीक है। तो वहां पर जो नेचुरल लॉग और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है एक्सपोनेंशियल लॉग फेज में, ठीक है, लॉग फेज के अंदर आपको मिलती है, क्लियर है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नेचुरल लॉग का और टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने बाकी सब, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर अभी दोबारा आता है कभी तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। The next question is, if the concentration of the reactant is increased by x, then the rate constant k becomes। देखिए कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो क्या रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट आएगा? रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड होती है। तो ये तो चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू पहले भी k थी और अभी भी क्या होगी, k। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑल्दो रेट कांस्टेंट भी कुछ चीजों से अफेक्ट होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वो एक अलग डिफरेंट वो है, ठीक है। बट कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट कांस्टेंट पे अफेक्ट नहीं होता है। The next question is, a substrate is consumed in a zero order reaction such that the concentration fall from 40 gram per liter to 20 gram per liter in 4 hours. How long will it take the substrate to fall from 20 gram per liter to 2 gram per liter? ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस केस में इन्होंने बात करी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको देखिए दो ही आपको याद रखने हैं इक्वेशंस, एक है जीरो ऑर्डर के लिए और एक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो हमने फाइंड आउट किया वो है CF माइनस CI इक्वल्स टू KT, और जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने फाइंड आउट की थी वो है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको बायोमास वाली ऑलरेडी याद होगी, ln x अपॉन xi इक्वल्स टू न्यूटी। बस इसी को यूज कर लिया कीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा बस। तो दैट मीन्स आपको सिर्फ ये जीरो ऑर्डर की याद करनी है। तो जीरो ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, इस डेटा को यहाँ पे पुट करेंगे इसमें। तो फाइनल क्या है 20, इनिशियल क्या था 40, ठीक है, दोनों की यूनिट ग्राम पर लीटर है, इक्वल्स टू k की वैल्यू हमें नहीं पता है, टाइम हमें पता है 4 आवर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -20 ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू k। अब क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट में हम नेगेटिव साइन भी लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जब भी आपसे कहे कि भाई सबस्ट्रेट है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, जो भी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी है, इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो माइनस साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/4 इज 5, ये r है तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर, और ये r ऊपर जाएगा तो पर आर। तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू। अब नेक्स्ट k की वैल्यू आ गई, तो अब हम इस डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम कितना लगेगा। अगेन सेम इक्वेशन यूज करनी है हमें, ठीक है, बट डेटा डिफरेंट है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, CF कितना हो गया 2 ग्राम पर लीटर, माइनस CI कितना हो गया 20 ग्राम पर लीटर, इक्वल्स टू अब माइनस, और k की वैल्यू कितनी आई है 5 ग्राम पर लीटर पर आवर इंटू टाइम। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 - 10 इज -18 ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई -5 ग्राम पर लीटर पर आवर। सो माइनस से माइनस ये हो जाएगा, 5 3 15, 0.56 30 ग्राम पर लीटर से ग्राम पर लीटर कैंसिल हो गया, आर जो है पर आवर ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। तो टाइम आ गया 3.6 आवर। आई होप इट इज क्लियर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आएंगी चीज़ें, और बाकी आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अगर आपको याद नहीं है कि नेगेटिव साइन लगाना है नहीं लगाना है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली जो लार्जर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कीजिए। तो यहाँ पर CF क्या है, सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो CF सबस्ट्रेट में ये लार्जर वैल्यू होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो होती है ये स्मॉलर वैल्यू होती है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि हमें इनिशियल में से इसको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइन किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CAI माइनस CAF इक्वल्स टू KT, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो जनरली बुक्स में आपको ये मिलेगा जब हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं, बट मैं जो है एक ही क्वेश्चन याद रखता हूँ, और बस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि माइनस कहाँ पर लगाना है। माइनस तब लगाना है जब सबस्ट्रेट जब डिक्रीज हो रही हो, इंक्रीज हो रही है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जीरो ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन अ बैच रिएक्टर विद K की वैल्यू। अब यहाँ पर मोल पर मिनट है, और जनरली यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन की टर्म्स में। बट यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म्स में नहीं है, यहाँ पर आपका नंबर की टर्म्स में यहाँ पर है, ठीक है। तो इसे आप खुद से, मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद से सॉल्व करें। यहाँ पर स्टार्टिंग कंसंट्रेशन भी दी है आपको, ठीक है। टाइम इन ए मिनट टेकन बाय द सिस्टम बिफोर A इज एग्जॉस्टेड इन अ 100 लीटर रिएक्टर इज। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। जो प्लेलिस्ट में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के हमारे DBT का जो कोर्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वहां पर भी आप जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, और बाकी अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। The next question is, for a single substrate reaction, doubling the substrate concentration increase the rate by 10-fold.
द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो ये भी क्वेश्चन आपको पहले लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि हमें यहाँ पर नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम सिंपल एक इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी, जो थी DACA/dt इक्वल्स टू KCA की पावर n। हमें नहीं पता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बट इनिशियली ये आपका इनिशियल है, उसके बाद उसने बोला है कि डबल कर दिया कंसंट्रेशन को, 2 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पर CA की जगह पर अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2CA की पावर n, ठीक है। और इससे क्या हुआ, 10 फोल्ड हो गया। क्या हो गया 10 फोल्ड, रेट, यानी कि ये जो था ये कितना हो गया, ये 10 टाइम्स हो गया। तो पहले ये DCA/dt था, इसका 10 टाइम्स कैसे होगा, 10 मल्टीप्लाई DCA/dt। आई होप इट इज क्लियर। अब आपको सिंपली क्या करना है, तो जो क्वेश्चन बोला उसको लिखिए। अब इन दोनों को हमें कंपेयर कर लेना है, ठीक है। इनको डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/10 इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है इसकी पावर n है और CA की पावर भी n है, तो इसको 2 को मैं बाहर ले आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n CA की पावर n। तो CA की पावर n से CA की पावर n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 की पावर n किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि 2 की पावर n। तो इसमें अगर हम n की जगह पर पुट करें 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 4 2 8, और उसके बाद 2 की पावर 4 तो हो जाएगा 16। तो 10 की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, 10 की वैल्यू लाई कर रही है यहाँ पर इसके और इसके बीच में, यानी कि जब आपकी 2 की पावर 3 है और जो 2 की पावर 4 है, इन बिटवीन इसके जो है 10 की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 3 और 4 के इन बिटवीन है, क्योंकि n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, तो इनके इन बिटवीन है, ठीक है। तो बिटवीन 3 and 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर पे तो 4 आ रहा है, बट ये क्या है, ये यहाँ पर किसके इक्वल आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 2, ये 8 के इक्वल आ रहा है, ये आपका 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इनके इन बिटवीन लाई करेगा। सो दिस इज इट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट रेट लॉ का, और इसके साथ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सारी चीज आपको क्लियर हुई है। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि आपका रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू ड्राइविंग फोर्स, दैट इज रेट लॉ, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको काइनेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।